तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती का ये 34 नंबर क्लास होने वाला है। इससे पहले सारा क्लास बना दिया गया। आप उम्मीद करते हैं सभी लोग क्लास देखते ही होंगे और देखने के साथ साथ जो है उसको लाइक भी किया कीजिए और लाइक करने के साथ साथ जो है शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि शेयर करने से जो है आप लोग को ही फ़ायदा होने वाला है। और एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक एग्ज़ाम का समय आ गया है और आज एक ये भी न्यूज़ आया है कि मतलब हाई कोर्ट के द्वारा जो है मतलब जो जाति का रिजर्वेशन दिया गया था 65% जो जाति का रिजर्वेशन था उस पर स्टे लगा दिया गया, इसको रद्द कर दिया गया। तो ये इसलिए हताश होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप लोग तैयारी इस कदर से कर लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में बन जाए, आपको कैटेगरी का फ़ायदा न लेना पड़े। इस कदर आप लोग तैयारी करते रहिए। और यहाँ जो भी टेस्ट होता है वो आपको ग्रुप में PDF के माध्यम से दे दिया जाता है। उम्मीद करते हैं सभी लोग PDF के माध्यम से उस ग्रुप को टेस्ट को लगाते भी होंगे और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं दीजिएगा तब तक जो है आपको अपना आंकड़ा का जो है वो नंबर का आंकड़ा जो है वो नहीं मिलने वाला है। तो जैसा कि होमवर्क दिया गया था ग्रुप के माध्यम से, और ग्रुप में सभी लोग कमेंट किया करते हैं ग्रुप कहाँ है, तो ये ग्रुप जो है आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आके अपना ग्रुप आप देख सकते हैं और ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज इतिहास जो है जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का या जो लुसेंट बुक्स का लास्ट ही पेज होने वाला है। इसके बाद एक और 2 पेज होने वाला है जो कि 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर से जो है महेश बर्नवाल जो कि NCERT सार संग्रह है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे ज्योग्राफी ठीक से नहीं होता है, तो ज्योग्राफी जो है मतलब ये शुरुआत का टॉपिक है, इसलिए धीरे धीरे ज्योग्राफी कराया जाता है। और इतना बड़ा टॉपिक को भी मतलब छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप तुर के जो है वो बताने का प्रयास किया जाता है। तो ये कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताया कीजिएगा। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन जाएगा भुट्टो बाबू कि साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है ये कब हुआ था? 1927 में हुआ था। यानी 8 नवंबर 1927 की जो है 8 नवंबर 1927 को जो साइमन कमीशन क्या हुई थी, नियुक्ति हुई थी। और नियुक्ति करने वाले कौन हो जाएंगे? बर्कन हेड। यानी बर्कन हेड के द्वारा क्या गया था, साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। बताइएगा और नियुक्ति जो किया गया था बर्कन हेड के द्वारा, तो ये किसकी अध्यक्षता में भारत आया था? ये साइमन की अध्यक्षता में। जो नियुक्ति किए थे वो हो जाएंगे बर्कन हेड हो जाएंगे, और जो नियुक्ति करके अध्यक्षता करके जो भारत में लाए थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, साइमन कमीशन बन गया। और ये साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1927 में। 8 नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ था और 1927 में इसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को जो है भारत में आया था। और भारत में आने के बाद इसका विरोध कौन किए थे? भारत में लाला लाजपत राय के द्वारा इसका क्या किया गया था? विरोध किया गया था। और इसके कारण जो है उनके ऊपर लाठी जो है वो लाठी चार्ज भी किया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेहरू रिपोर्ट जो है यह कब आया था? नेहरू रिपोर्ट ये 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताएगा नेहरू रिपोर्ट लाने वाले इसके अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएंगे? मोतीलाल नेहरू। यानी नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू जो है वो प्रस्तुत कब किए थे? 1928 में किए थे। आगे बताएगा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? कब किया गया था बाबू? 1928 में किया गया था। आगे बताएगा बारदौली सत्याग्रह भी कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और इसमें जो है ना गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है नेतृत्व किया गया था। और इसी आंदोलन में जो है वल्लभ भाई पटेल को किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि दी गई थी। और कौन दी थी? महिलाओं के द्वारा बोला गया था और देने वाले महात्मा गांधी हो जाएंगे। आगे बताइए लाहौर षड्यंत्र केस ये कब हुआ था? ये आपको 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। और इसी 8 अप्रैल 1929 को क्या हुआ था? बम फेंक दिए थे। कौन फेंक दिए थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा क्या किया था? असेंबली में बम फेंका गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? लाहौर षड्यंत्र के जो इसका नाम पड़ गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन ये कब हुआ था? ये भी 1929 में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है किसका प्रस्ताव रखा गया था? पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव रखा गया। नहीं, पूर्ण स्वाधीनता का पहले प्रस्ताव रखा गया, इसमें 1929 में रखा गया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि कांग्रेस का स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो है यह कब किया था? ये 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को। और इसी तिथि से जो है 26 जनवरी को ही जो है गणतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी जो है वो किया गया था। आगे बताएगा नमक सत्याग्रह यह कब स्टार्ट हुआ था? ये डेट बताएं, डेट 12 मार्च 1930 से स्टार्ट हुआ था। और ये कब तक चला था? 5 अप्रैल होगा ना, 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और इसी में जो गांधी जी नमक कानून को क्या किए थे? उल्लंघन किए थे, उसको नमक कानून को तोड़ दिए थे। और यह जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये साबरमती के दांडी आश्रम से स्टार्ट किया गया था। और साबरमती से लेकर दांडी तक चला था ये। और वहाँ जाके दांडी पहुँच के नमक कानून को तोड़ दिए थे। और वहाँ जाके जो है इसका
कानून का उल्लंघन करके कानून का उल्लंघन करके जो है किस आंदोलन का स्टार्ट किए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब स्टार्ट हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। यानी आपको ये पूछ देगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले कौन सी घटना हुई थी, तो क्या हो जाएगा? यही दांडी यात्रा हो जाएगी। और इसी दांडी यात्रा को नमक सत्याग्रह भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि नमक कर के खिलाफ इसमें क्या किया था? आंदोलन किया गया था। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 1930 में, 12 नवंबर 1930 को। देखिए डेट भी याद करवाए थे, 12, 7, 17 नवंबर, सितंबर, नवंबर 1930, 1931, 1932। तो पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है ना। और इस समय जो है ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड जो कौन थे? वहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। आगे बढ़ेगा क्वेश्चन हो जाएगा, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, ये देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ डेट की चर्चा की गई है, बाकी जो पीछे पढ़ चुके हैं उन सारे डेटों का चर्चा जो है इसमें एक निचोड़ के रूप में दिया हुआ है। तो बताइएगा कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ था? ये देखिए दोनों डेट याद रखिए, 4 मार्च या 5 मार्च 1931 को हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? ये महात्मा गांधी और वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उसके बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। और इसी में जो है किस आंदोलन को रोकने की बात की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसी आंदोलन को रोकने की बात जो है किसमें किया गया था? गांधी और इरविन के बीच समझौता को इस समझौता में कहा गया था। और इसी को जो है दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। आगे बताइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 7 सितंबर 1931 को हुआ था, ठीक ना। और इसी आंदोलन में क्या, इसी सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? महात्मा गांधी। कौन सा सम्मेलन में भाग लिए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किस जहाज से गए थे ये? SS राजपुताना से गए थे और वापस आए थे बेसेंटियाना से, वहां से वापस होके आए थे। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कम्युनल अवार्ड जिसको सांप्रदायिक पंचांग भी कहते हैं, यह कब आया था? ये 16 अगस्त 1932 को। और यह जो है किसके द्वारा घोषणा किया गया था? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। उसमें जो है इसी को जो है कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग भी कहा जाता है। और यही इसी में जो है पृथक कर दिया गया था किसको? मुस्लिम और दलित वर्ग और हिंदुओं को क्या कर दिया गया था? अलग कर दिया गया था, मतलब दलित को हिंदू से अलग कर दिया था। इसी के कारण जो है 1932 में गांधी जी और किसके बीच? भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। और इसी कारण जो है कल किनका टेस्ट था? कल जो टेस्ट लिए थे उसमें क्वेश्चन भी पूछे थे 1932 उसका आंसर होगा गांधी जी के द्वारा जो है किसकी स्थापना की गई थी? नहीं, वही क्वेश्चन था। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब किए थे? 1932 में किए थे। और इसका उसमें ऑप्शन नहीं था, क्या हो जाएगा उसका आंसर? इन्हीं में से हो जाएगा, उसका सही आंसर क्या जाएगा? 1932 हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। आगे बताएगा क्वेश्चन जाएगा, पूना पैक्ट जो हुआ था किस जेल में हुआ था? ये यरवदा जेल में हुआ था। और ये कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के पुणे में ही पड़ता है। और ये डेट बताइए कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। यह जो है इसके बीच समझौता हुआ था गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ था। और इसमें जो है सीट कितना था पहले, उसको बढ़ा कितना कर दिया गया था? 71 था। 71 से बढ़ा के 148 कर दिया गया था। यानी पहले दलित वर्ग का सीट कितना था? 71 था, उससे बढ़ा के कितना कर दिया गया? 148 कर दिया। देखिए यही से क्वेश्चन बचा हुआ है पूछने को, कितना से बढ़ा के कितना कर दिया। और करने वाले कौन हो जाएंगे? गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच। डेट कब हो जाएगा? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, ठीक ना। और इसी को पूना पैक्ट भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है बाबू? क्वेश्चन पूछेगा आप बता दीजिएगा ना, एकदम आपका तैयारी लेवल में आ गया। आगे बताइए क्वेश्चन जाएगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हो जाएगा। और इसमें 32 और इसमें कांग्रेस भाग लिया था? इसमें भाग नहीं लिया था। कांग्रेस मात्र एक में ही भाग लिया था, मात्र दूसरा में भाग लिया था। और तीसरा में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। यानी कांग्रेस ने, गांधी जी वहां से वापस ही चले आए थे तो भाग नहीं लिए थे। आगे बता दीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है यह कब हुआ था? 1934 में हो जाएंगे। और इसकी स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है ये, वो आपको हिंदुस्तान सोशलिस्ट नहीं है। इसकी स्थापना करने वाले जैसे इससे संबंधित व्यक्ति हो जाएंगे NM जोशी हो जाएंगे, ठीक ना।
आगे देखा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? 1939 में। करने वाले कौन जाएंगे? सुभाष चंद्र बोस। और इसकी डेट बताइए कब हुआ था? 1 मई 1939 को किए थे। और इसके अंदर किसके अंदर रह किए थे? ये कांग्रेस के अंदर रह के ही उसी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। आगे बताइएगा कि मुस्लिम लीग मुक्ति दिवस जो है किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। और यह कब मनाए थे? ये आपको 22 दिसंबर। देखिए ये सब दिवस याद रखा कीजिए सर जी, ये आपको डेट फंसा देगा, सेशन साथ देगा और डेट में अंदर देगा, इसलिए डेट सब याद रखा कीजिए। मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1946। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। 43 बताएगा। पाकिस्तान की मांग कब किया गया था? 24 मार्च 1940 को। और किस अधिवेशन में मांग किया गया था इसको? लाहौर अधिवेशन। और उस अधिवेशन में जो है क्या कहते हैं, किसका अधिवेशन था? ये मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। और उसी में लाहौर अधिवेशन में मांग कौन किए थे? ये मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया था, 1940 में किया गया था। आगे अगस्त प्रस्ताव ये कब आया था? 8 अगस्त 1940 को, 42 को आया था। और इस समय वायसराय कौन हो जाएंगे? लॉर्ड लिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव जो है ये लाया गया था। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव जो है यह कब आया था? ये 1942 में आया था। और लाने वाले कौन हो जाएंगे? स्टोफर्ड क्रिप्स। स्टोफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्या आया था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। और ये कब आया था मुकेश बाबू? 1942 में ही आया था, ठीक ना। और इसी में जो है गांधी जी क्या बोले थे इसको? यह जो है पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब उत्तर विदित चेक है, मतलब एक ऐसा चेक है जिसमें डेट जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ है। और डूबते हुए बैंक का जो चेक कौन बोले थे? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। बहुत अच्छा जवाब भुट्टू बाबू द्वारा। आगे बताया भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है, यह भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है यह कब स्टार्ट हुआ था? ये 1942 में। और इससे संबंधित प्रस्तावित व्यक्ति कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। यानी 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था और 9 अगस्त को ये लागू कर दिया गया था। 9 अगस्त को सुबह सुबह ही जो है सबसे पहले जितने भी मुख्य क्रांतिकारी नेता थे, आंदोलन करने वाले, सबको क्या कर दिया गया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। ऑपरेशन 0 आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है ना। और बताइएगा इसमें गांधी जी को कहाँ रखा गया था? आगा खां पैलेस में रखा गया था। कस्तूरबा गांधी को भी उसी में रखा गया था। और सरोजनी नायडू को भी उसी में रखा गया था। और आपको बताइएगा कि सुभाष क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद को कहाँ रखा गया था? ये बांकीपुर जेल में रखा गया था। और अबुल कलाम आजाद को बांकुरा जिले में रखा गया था। बांकुरा जिले में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जिले में रखा गया था। देखिए तीन उधर तो याद ही हो गया, 3 को आदमी को, ऐसा 3 को याद रखिए। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जिले में, बांकीपुर में राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और बांकुरा में हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ऑप्शन से छांट पड़ेगा, वहाँ सब ऑप्शन आपको एक देखने में रहेगा, सब ऑप्शन सही लगेगा आपको, ठीक है ना। पढ़िएगा तो कन्फ्यूजन होबे करेगा। और कन्फ्यूजन ज़्यादा जैसे ही होगा तो आप गलत मार्ग में कीजिएगा। इसलिए आपको जो है पूरा नॉलेज होना जरूरी है भुट्टू बाबू, समझ रहे हैं। ये बीपीएससी है। अरे सब तो आप ही के लिए जी रहा है। आगे बताइएगा नौसेना विद्रोह जो यह कब स्टार्ट हुआ था? 1946 में हुआ था। और यह जो है इसमें HMIS तलवार के कितने सैनिक जो है नौसैनिक यह हमला कर दिए, हड़ताल कर दिए थे? 1100। वाह दे बाबू, 1100 सैनिक क्या कर दिए थे? इसमें हड़ताल कर दिए थे। और नौसेना विद्रोह का मुख्य कारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका मुख्य कारण? इसका मुख्य कारण भेदभाव हो जाएगा। समय पर वेतन नहीं मिलना, खाना पीना ठीक से नहीं मिलना, ये जो है भेदभाव इसका क्या हो जाएगा? मुख्य कारण हो जाएगा। और इसमें कितना झंडा एक चलता था एक साथ में? 3 गो झंडा था। कौन कौन हो जाएगा? एगो हो जाएगा आपको मुस्लिम लीग का झंडा हो जाएगा, एगो जो झंडा हो जाएगा ये नौसेना का झंडा हो जाएगा, एगो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा हो जाएगा। तो इसमें लाल झंडा जो था किसका था? ये नौसेना का झंडा कैसा था? लाल झंडा था। और मुस्लिम लीग का हरा झंडा था, ठीक ना, अभी भी हरे है। उसके बाद इसी विद्रोह में जो है लाल क्रांति करते हैं, लाल क्रांति आंदोलन की संज्ञा किसे दिया गया है? ये आपको नौसेना विद्रोह को कहा गया। और लाल कुर्ती आंदोलन से कौन संबंधित थे? खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ठीक ना। जी सर, सीमांत गांधी हो जाएंगे। और इन्हीं सीमांत गांधी को जो है पहली बार भारत रत्न दिया गया था, विदेशी होते हुए भी। कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और 1990 में किसको दिया गया था? नेल्सन मंडेला को, जो कि कहाँ के हैं? साउथ अफ्रीका के। देखिए अभी तक 2 ऐसे भारतीय नहीं हैं
मतलब विदेशी होते हुए भी जो है उनको भारत रत्न दिया गया। याद रखिएगा, पहला हो जाएंगे खान अब्दुल गफ्फार खान को कब दिया गया था? 1987 में दिया गया था। और दूसरे हो जाएंगे नेल्सन मंडेला, ये उनको 1990 में दिया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री, देखिए एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बनने वाला होता है भुट्टो बाबू, सारे क्वेश्चन को डिस्कशन कराया जाता है। ये सब आपका ही जो प्रादुर्भाव यहाँ तक पड़ गया है। आगे बता दीजिएगा, प्रधानमंत्री इटली दो है, इटली, ये प्रधानमंत्री इटली घोषणा ये कब किया गया था? ये 1946 में किए थे, ये 15 मार्च 1946 को किए थे। और इसी में जो है भारत को आज़ाद कराने या स्वशासन देने की आश्वासन दिया गया था। बताइए कैबिनेट मिशन का आगमन ये कब हुआ था? 1946 में, 24 मार्च 1946 को। इसमें कितने व्यक्ति ले आए थे लेके इसको? 3 व्यक्ति। कौन कौन हो जाएंगे? काल से याद रखिए, काल से जाएंगे क्रिप्स, अलेक्जेंडर और लॉरेंस। 3 को याद हो जाएगा, के, ए और एल। के से हो जाएंगे क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस हो जाएंगे। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा। कब स्टार्ट किया गया था इसको? 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। देखिए लगभग ये क्वेश्चन बार बार हम बोल चुके हैं, इसको अब याद हो जाना चाहिए। आगे बताइएगा, अंतरिम सरकार की स्थापना ये कब हुआ था? 2 सितंबर 1946 को किया गया था। और अंतरिम सरकार की स्थापना करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। सितंबर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें मुस्लिम लीग का भाग लिया था 24 अक्टूबर 1946 को ही भाग लिया था। यानी मुस्लिम लीग उसमें उसके क्या कहते हैं सितंबर में स्थापना हुआ था और अक्टूबर में मुस्लिम लीग इसमें क्या किया था? भाग लिया था। आगे बताएगा, माउंट बेटन योजना जो ये कब आई थी? 3 जून 1947 को आई थी। और इसी योजना के तहत जो क्या किया गया था? भारत को विभाजित किया गया था, भारत और पाकिस्तान के रूप में बंटवारा किया गया था। आगे बताएगा, भारत अपना गणतंत्र दिवस कब मनाता है? 26 जनवरी 1950 से मनाना स्टार्ट किया था। और इसमें जो है, इसमें प्रथम राष्ट्रपति किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे बताएगा, भूदान आंदोलन ये कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में भूदान आंदोलन स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रथम इसको शुरुआत करने वाले कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। और यह जो स्टार्टिंग किस गांव से किए थे? ये नलगोंडा, ये जो कि तेलंगाना में पड़ता है, पोचमपल्ली जिला हो जाएगा, नलगोंडा गांव हो जाएगा। और कहाँ पड़ता है? ये तेलंगाना में पड़ता है। और इसमें सबसे पहले जो है दान देने वाले भूमि कौन हो जाएंगे? रामचंद्र रेड्डी। यानी रामचंद्र रेड्डी जो है भूदान आंदोलन में सबसे पहले जमीन क्या किए थे? दान में दिए थे। याद हुआ थे बाबू? कौन दिए थे दान में? रामचंद्र रेड्डी। किसको दिए थे? विनोबा भावे को दान में दिए थे जमीन। यानी भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन हो जाएंगे? विनोबा भावे हो जाएंगे। और इसकी स्थापना का स्टार्टिंग कब से हुआ था? 1951 से हुआ था। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा, कुछ वचन और नारा जो उसको दिया गया था, इसको जरा इंपोर्टेंट रहता है, फंस भी जाते हैं कुछ लोग। तो बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह दिए थे इनकलाब जिंदाबाद। इसको लिखने वाले कौन हो जाएंगे? हसरत मोहानी लिखे थे, ठीक है ना। आगे दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस दिए थे। करो या मरो या भारत छोड़ो महात्मा गांधी। हे राम कौन दिए थे? हाँ, दम वाला। और इसको लिखे कौन थे? भगत भारत छोड़ो को यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली लिखे। देखिए 3 को याद रखिए, यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन, करो या मरो, ये सब शब्द जो है ना, ये यूसुफ मेहर अली के द्वारा लिखा गया था। और हसरत मोहानी के द्वारा लिखा गया था इनकलाब जिंदाबाद लिखा गया था। एक और याद होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल इसको बोले थे। और लिखने वाले जो है ना, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह सहबादी हो जाएंगे, ठीक ना। ये देखिए, उसमें बोलने वाले कोई और है, लिखने वाले कोई और है, इस भी याद रखिएगा। बताइएगा, पूर्ण स्वराज और आराम हराम है, यह बात कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। बताइए, जय हिंद का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बोला गया था। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती बोले थे। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री हो जाएंगे। और जय विज्ञान जय अनुसंधान कौन लगा दिए हैं? नरेंद्र मोदी भाई ने, नरेंद्र मोदी लगा दिए इसमें। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि जय जवान जय किसान का नारा जो है कब दिया गया था? ये भारत छोड़ो ने 1965 में भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय जो है कौन बोले थे? ये लाल बहादुर शास्त्री बोले थे जय जवान जय किसान। उस समय प्रधानमंत्री वही थे। जय जवान जय किसान कब बोले थे? ये भारत को आज़ादी कराते समय 1965 में पाकिस्तान से। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी बोले हैं। और उसमें जय अनुसंधान लगा दिए ना, तो वो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। जय जवान जय विज्ञान जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे। और उसी में जय विज्ञान के बाद जय अनुसंधान लगा दिए तो नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, जय जगत का नारा कौन दिए थे?
विनोबा भावे दिए थे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे हो जाएंगे। जय जगत कौन बोले थे? विनोबा भावे। कर मत दो कौन बोले थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। संपूर्ण क्रांति कौन बोले थे? जयप्रकाश नारायण। विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्याम लाल प्रसाद गुप्ता हो जाएंगे। आगे वंदे मातरम कौन बोले थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन अधिनायक जी है रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर हो जाएंगे। साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह बोले थे साम्राज्यवाद का नाश हो। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। कौन बोले थे बिट्टू बाबू? बाल गंगाधर तिलक बोले थे। और बताइएगा यह जो है 1893 में किसकी स्थापना किए थे? गणपति का। या ये शिवाजी नहीं, पहले गणपति किए थे। 1895 में शिवाजी महोत्सव का स्टार्ट किए थे। कहाँ किए थे? ये महाराष्ट्र के मुंबई में किए थे। देखिए भुट्टो बाबू का लेवल देख लीजिए आप लोग। आगे बताइएगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये कौन बोले थे? राम प्रसाद बिस्मिल बोले थे। उसको लिखने वाले बिस्मिल्लाह शहबादी हो जाएंगे। ये राम प्रसाद ही है, उसमें बिस्मिल्लाह शहबादी ऐसे कुछ करके है। आगे देखिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा बोला गया था। और पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कौन किए थे? ये राष्ट्र के रूप में यही मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। और पाकिस्तान शब्द कौन दिए थे? चौधरी रहमत अली। ये किस विश्वविद्यालय के छात्र थे? ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ये छात्र हो जाएंगे। आगे बताइएगा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस बोले थे। साइमन वापस जाओ, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। बताएगा कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज? जवाहरलाल नेहरू। यानी आगे बताएगा मेरे सिर पर लाठी का एक प्रहार जो है अंग्रेजों के शासन में एक ताबूत की कील के समान होगा। लाला लाजपत राय मरते वक्त यही बोल के गए थे कि हम जब मर रहे हैं तो यही बात हो जाएगा। देखा मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी ज़्यादा मूर्ख थे जो उस मांग को ठुकरा दिया। यह बात कौन बोले थे? ये अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा बोला गया था। मतलब क्रांतिकारी की तलवार की धार विचारों की पत्थर से रगड़ने से आते हैं, भगत सिंह के द्वारा बोला गया था। पता है भारत छोड़ो स्लोगन जो है ये महात्मा गांधी दिए थे, लेकिन लिखे कौन थे? मेहर यूसुफ अली के द्वारा लिखा गया था। और क्यूट इंडिया मूवमेंट यह कौन लिखे थे? वही मेहर यूसुफ अली के द्वारा लिखा गया था। और गोपाला स्वामी अपने पुस्तक में, कौन से पुस्तक में इसको लिखे हैं क्यूट इंडिया मूवमेंट को? गांधी एंड बॉम्बे में इसको लिखे हैं। क्यूट इंडिया मूवमेंट की चर्चा जो है गोपाला स्वामी अपने एक पुस्तक में भी की है। उसका उस पुस्तक का नाम क्या है? गांधी एंड बॉम्बे। यानी गांधी जी और बॉम्बे, यानी इस पुस्तक में जो है क्यूट इंडिया मूवमेंट की चर्चा जो है वो कर चुके हैं। अब ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म हो गया है, मतलब जो होमवर्क में दिया गया था। उसका जो भूगोल है भारत का उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, अच्छा सा क्वेश्चन आज भी है। भारत का भूगोल थोड़ा एक तरह से टफेस्ट टॉपिक रहता है, जल्दी समझ में नहीं आता है। वो नक्शा उक्सा वाला लफड़ा रहता है। भुट्टू बाबू समझने का प्रयास कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो बताइएगा, कल हम बताए थे कि गुजरात से लेकर गोवा तक के तटीय क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? कोंकण तट भी कहा जाता है। और गोवा से लेके जो है कर्नाटक के मंगलुरु तक कौन सा तट हो जाएगा? कन्नड़ तट हो जाएगा। या आपको केनरा तट भी उसको कह सकते हैं। और कर्नाटक के मंगलुरु से लेके आपको जो है केरल तक कौन सा तट हो जाएगा? मालाबार तट हो जाएगा। और केरल से लेके तमिलनाडु का पूरा तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट कहलाता है। और तमिलनाडु के यानी आंध्र प्रदेश से लेके और उड़ीसा तक से उत्कल तट कहा जाता है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कन्याकुमारी क्षेत्र जो है किस तट में आ जाएगा? ये मालाबार तट में जो आ जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह में कांडला कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है। मुंबई कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और मारमा गोवा कहाँ पड़ता है? ये गोवा में ही पड़ता है। और मंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में ही पड़ता है। कि मंगलुरु भी कर्नाटक में और बेंगलुरु भी कर्नाटक में ही है। कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। और नाहवा सोवा कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र मुंबई में पड़ता है। इसलिए बंदरगाह का नाम हो जाएगा। आगे बताएगा कि भारत का सालसेट द्वीप जो है ये भारत का क्या है? सबसे बड़ा बंदरगाह द्वीप। बंदरगाह मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है, जो कि किस द्वीप पर स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? क्याल कहा जाता है। क्याल। और क्याल एक प्रकार का क्या होता है? मछली, स्थानीय मछली पकड़ने वाला जो है ये प्रयोग हो जाएगा। आगे बता दिया कि नौका दौड़ जो है हर वर्ष
किस राज्य में होता है ये केरल में हो जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि भारत में 2 द्वीप समूह है मुख्य रूप से, जो कि आपको पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। उस द्वीप समूह का नाम बताइएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक ना, और अंडमान निकोबार कहाँ पड़ता है? बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में कौन पड़ता है? लक्षद्वीप। ये भी द्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक और नाम बताइएगा, ये मरकत द्वीप। मरकत द्वीप जो है इसका भी एक नाम हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। अंडमान निकोबार का एक और नाम क्या है? मरकत द्वीप हो जाएगा। बताइएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है किस खाड़ी में स्थित है? ये बंगाल की खाड़ी में ही स्थित है। बताइएगा इसमें जो है करीब कितने छोटे छोटे द्वीप हैं? इसमें 247 छोटे छोटे द्वीप है। और निकोबार में कितने द्वीप हैं? 19 द्वीप। निकोबार में 19 द्वीप हो जाएंगे। और ये सभी द्वीप जो है ना वास्तव में समुद्र में डूबे हुए हैं, इसलिए पर्वत के भांति ये लगते होंगे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, कोको द्वीप कहाँ पड़ता है? ये म्यांमार में पड़ता है। और म्यांमार को जो है ना, ये कोको जलमार्ग जो है म्यांमार के कोको द्वीप को म्यांमार से भारत को अलग करता है, जहाँ चीन अपना निगरानी तंत्र लगाए हुए है। आगे बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान की राजधानी कहाँ है? निकोबार की पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और यह किस भाग में पड़ता है? ये दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। और केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? ये पोर्ट ब्लेयर ही हो जाएगा। और ये भी कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में ही पड़ता है। दक्षिणी अंडमान मतलब सबसे नीचे पड़ता है। ऊपर में उत्तर है नक्शा में, नीचे क्या है? दक्षिण है, सबसे नीचे वही पड़ता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये बहुत सारे वनों का संयोजन, इसमें सुन लीजिए वन हो जाएगा मैंग्रोव वन, सदापर्णवनी वन और पर्णपाती वनों का जो ये संयोजन हो जाएगा। इसमें 3 गो वन आ जाएंगे, मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का ये जो है संयोजन हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सुंदरवन जो डेल्टा है इसमें कौन से वन पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात द्वीप कौन सा है? द्वीप समूह माजुली है, जो कहाँ पड़ता है? असम में ही पड़ता है। और सबसे बड़ा वो है, सबसे छोटा भी क्या है? ये भी क्या कहते हैं? असम में ही है। उसका नाम क्या हो जाएगा? उमानंदा द्वीप। याद रखिए कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कहाँ है? माजुली, जो भी असम में स्थित है। और सबसे छोटा कौन है? उमानंदा है, वो भी कहाँ पड़ता है? असम में ही पड़ता है। आगे बता दीजिए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल पीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर हो जाएगा। और ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। और ये सैडल पीक जो है किस अंडमान में पड़ता है? उत्तरी अंडमान में। ये ऊपर पड़ता है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? उत्तरी अंडमान में पड़ता है ये। और ये क्वेश्चन ही पूछे हुए हैं कि सैडल पीक जो है किस अंडमान का भाग है? उत्तरी, दक्षिणी, उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी, ये ऑप्शन रहता है। ये किस भाग में पड़ता है? ये उत्तरी अंडमान में पड़ता है। देखिए सैडल पीक उत्तरी अंडमान में पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर हो जाएगा। और दक्षिणी अंडमान में 2 द्वीप पड़ता है, उसका नाम याद रखिएगा, माउंट कोएबो और माउंट हैयाल्ट। हाँ, माउंट कोएबो और माउंट हैरियट जो है ये कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है। और उत्तरी अंडमान में कौन पड़ता है? सैडल पीक पड़ता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 8 डिग्री चैनल जो है किसको बीच में स्थित है? मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा डिग्री है? 8 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच कौन सी डिग्री है? 9 डिग्री चैनल है। और 10 डिग्री किसके बीच है? छोटा अंडमान और ग्रेट निकोबार या कार निकोबार के बीच, यानी अंडमान और निकोबार के बीच कौन सा डिग्री है? 10 डिग्री चैनल स्थित है। बताइएगा पाक जो है, ये पाक स्ट्रेट, ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका, यानी भारत में पड़ता है तमिलनाडु और नीचे श्रीलंका, यानी भारत या श्रीलंका बोलिए, तमिलनाडु या श्रीलंका के बीच कौन है? पाक स्ट्रेट स्थित है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि डुक्कन पास कहाँ है? किसके बीच स्थित है? लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान, यानी लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में जो है कौन है? ये दुक्कन पास स्थित है। यानी लघु और दक्षिण अंडमान के बीच कौन है? ये दुक्कन पास स्थित है। बताइएगा पाक की खाड़ी जो है किसके बीच है? ये वही पाक की खाड़ी या मन्नार खाड़ी, ये सभी जो है दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित हो जाएगा। बताइएगा लक्षद्वीप सागर किसके बीच स्थित है? ये लक्षद्वीप और कोरोमंडल तट हो जाएगा। ये आपको कोरोमंडल कहते हैं, मालाबार ना हो जाएगा। लक्षद्वीप इधर ना है तो ये आपको मालाबार ना हो जाएगा। कोरोमंडल तो दक्षिण उत्तर में पड़ता है, पूर्व पड़ता है वो। आगे बता दिया कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रख दिया गया वर्तमान में? अबुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। बताएगा कि पंबन द्वीप जो है किस खाड़ी में स्थित है? पंबन द्वीप ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप ये भारत का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी कौन सा है?
बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप जो कि एक प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक और ज्वालामुखी है जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी है, उसका नाम हो जाएगा आपका नारकोडम। दो ज्वालामुखी है लेकिन सक्रिय रूप से कौन हो जाएगा? बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक सुषुप्त है उसका नाम क्या है? नारकोंडम है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एक ही ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, उसका नाम क्या है? बैरन द्वीप। बैरन ज्वालामुखी हो जाएगा जो कि निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जो कहाँ पड़ता है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित। देखिए आपको ऑप्शन में अंडमान भी देगा, निकोबार भी देगा, इसलिए आपको कल क्लियर कर देते हैं कि बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? ये निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और एक वो है आपको नारकोंडम, ये कहाँ है? ये भी निकोबार में हो जाएगा, ये जो कि सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह जो है किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित हो जाएगा। और इसमें कुल कितने द्वीप हैं? ठीक है, लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप जो है वो हो जाएंगे, जिसमें कि कितने द्वीप पर आबादी रहती है? 11 गो पर। 11 गो द्वीप पर आबादी रहती है, 36 गो में 11 पर क्या रहती है? आबादी रहती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा जो एक ऐसा द्वीप समूह बताइए जहाँ जो है मनुष्य निवास नहीं करती है। पिटली। पिटली द्वीप समूह जो है, इस पे जो है कौन मनुष्य का निवास स्थान नहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन जाएगा, लक्षद्वीप समूह में जो है कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम, क्योंकि वह केरल से सटा हुआ है, इसलिए उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती है। कोई दिक्कत है बाबू? उसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा जो है वो बोली जाती है। बताएगा, मिनिकॉय ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जिसमें अपवाद में मलयालम छोड़ के कौन सी भाषा बोली जाती है? महल भाषा बोली जाती है। उसमें मिनिकॉय में जो है महल भाषा बोली जाती है। और महल मुख्यतः किस लिपि में लिखा गया? ये देवही लिपि में लिखा गया है। देवही, ये जो कि मालदीव का क्या है? भाषा हो जाएगा। देखिए, मिनिकॉय ही एक ऐसा द्वीप है जिसमें अपवाद में महल भाषा बोली जाती है, और महल जो है एक प्रकार का देवही लिपि में लिखा गया है। और देवही किस देश का भाषा है? मालदीव का जो है वो भाषा हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि सिंधु नदी जो होता है इसका लंबाई भारत में कितना हो जाएगा? 1180। 1180 जो है सिंधु नदी की लंबाई जो है वो भारत में हो जाएगा। टोटल भारत में लंबाई इसकी 1180 हो जाएगी। अब जो है ये आपको ख़त्म हो गया। ये 1180 क्या है? मीटर है किलोमीटर है? किलोमीटर होगा, मीटर में नदी ना पता है। आगे बता दीजिएगा। अब जो है जो कि आपको स्टार्ट हो रहा है ये दृष्टि पब्लिकेशन का, जो कि कल स्टार्ट हुआ था। पादप जगत का वर्गीकरण जो हुआ था, इसमें जो कि बड़ा चैप्टर इसमें कल आधा करा दिया गया था, उसका मिडिल आज हो गया, और कल इसको जो है इस चैप्टर को लास्ट कर दिया जाएगा। तो बताइएगा क्वेश्चन, भुट्टू बाबू कल जो जंतु स्टार्ट करने वाले थे, तो बताइएगा जो है विटकर के द्वारा कितने जगत में बांटा गया है? 5 जगत में। कौन कौन हो जाएंगे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु के रूप में बांटा गया है। और आपको ये भी बता दीजिएगा पादप को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इसमें सुन लीजिएगा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म हो जाएंगे। बताइएगा ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। बताइएगा नग्न बीजी मतलब क्या होता है? जिसमें बीज जो है फल से बाहर रहता है। और एंजियोस्पर्म में बीज कहाँ रहता है? फल के अंदर रहता है। ठीक है ना भुट्टू बाबू? आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पैरामीशियम जो है किस संघ का आ जाएगा? ये प्रोटिस्टा। पैरामीशियम जो है प्रोटिस्टा में आ जाएगा। और अमीबा किस में आता है? ये भी प्रोटिस्टा के ही बीच में आएगा। और प्रोटोजोआ किस में आता है? ये भी प्रोटिस्टा के ही बीच में आ जाएगा। बताइएगा नील हड्डी शैवाल किस में आता है? ये मोनेरा में आता है। ये मोनेरा में आ जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मशरूम किस में आता है? ये कवक में आ जाएगा। ईस्ट किस में आता है? ईस्ट, ये भी कवक में आ जाएगा। बताइए कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। बताइएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है? पाई जाती है। और जंतु में कोशिका झिल्ली पाई जाती है। नहीं पाई तो क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ये सारा बात कल जो है हम बता दिए थे। अब जो है इसके बाद आता है जंतु जगत को 2 भागों में बांटा गया है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा ग्रुप में बांटा गया। ये भी याद रखिएगा। तो नॉन कॉर्डेटा में आता है पेरिफेरा संघ। पेरिफेरा संघ को ही क्या कहते हैं? सामान्यतः स्पॉन्ज के रूप में भी जाना जाता है। बताइएगा इसके शरीर में जो है बाह्य कंकाल होता है या आंतरिक कंकाल होता है?
इसके में बाह्य कंकाल होता है और इसमें इसके शरीर में क्या होता है, अधिक से अधिक छिद्र होता है, जिसके कारण जो इसी छिद्र के माध्यम से पानी भी लेता है और आपको निष्कासन और उत्सर्जन क्रिया भी है इसी छिद्र के माध्यम से करता है। आप लोग स्पॉन्ज देखें ना, स्पॉन्ज उसको पानी में रखिए तो क्या होता है, पानी उससे क्या सारा सोख लेता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, महीन महीन छिद्र हो जाता है। और ये स्पॉन्ज किस ग्रुप का आ जाएगा, ये पेरीफेरा हो जाएगा। और पेरीफेरा किस में आता है, ये आपको नॉन कॉर्डेटा के अंदर जो है वो आ जाएगा। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा इसमें श्वसन अंग और रक्त होते हैं या नहीं होते हैं? इसमें श्वसन अंग और रक्त जो है वो हाइड्रा में नहीं होते। ये भी याद रखिएगा, हाइड्रा में रक्त जो है वो नहीं होता है, इसमें खून नहीं होता है। और यह श्वसन किस माध्यम से करता है, विसरण के माध्यम से। श्वसन के लिए इसके लिए कोई अंग स्पेशल नहीं होता है, इसलिए हाइड्रा अपना श्वसन कैसे करता है, विसरण के माध्यम से हाइड्रा अपना श्वसन जो है वो करता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन बताइएगा कि ये बताइएगा कि गोल कृमि जो होता है, गोल कृमि यह किस संघ में आ जाएगा? ये ठीक है, एस्के हेलमिंथीज में आ जाएगा। इसी को जो आपको निमोडेटा या एस्के हेलमिंथीज भी कहा जाता है। और इसी के तहत जो है ना, इसमें जो होता है ये आपको एक प्रकार का एक कृमि हो जाएगा। और इसी के तहत जो है गोल कृमि के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, हाथी पाँव। हाथी पाँव जो किससे हो जाता है, ये गोल कृमि के कारण जो है वो हो जाता है। आगे बताएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा एनिलिडा ग्रुप। एनिलिडा ग्रुप में होता है ये सभी जो होते हैं, जितना देखते हुए जोंक, जाली, केचुआ तेचुआ जो होता है, किस में आता है, एनिलिडा ग्रुप में आ जाएगा। और इसमें जो है शरीर का खंड में जो है ना, इसमें खंड और विखंडो दोनों में बटा होता है, इसलिए इस संघ को क्या कहते हैं, एनिलिडा कहा जाता है। और इसमें जो है नर और मादा में जो है वो पृथक नहीं होते हैं, इसलिए वो एक ही चीज़, उससे नर हो या मादा हो दोनों जो है एक ही रहता है, इसलिए केचुआ और जोक में नर और मादा का पता जो है वो नहीं लग पाता है। आगे बताया क्वेश्चन है कि अर्थोपोडा जो है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा क्या है, संघ हो जाए। सबसे बड़ा उभयचर नहीं, सबसे बड़ा संघ हो, यानी प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन हो जाएगा, अर्थोपोडा हो जाएगा। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि इस अर्थोपोडा संघ का जो होता है, यह शरीर जो है किस कंकाल से ढका रहता है, बाह्य कंकाल या अंतः कंकाल? ये बाह्य कंकाल से, अर्थोपोडा संघ का जो है वो बाह्य कंकाल से भरा होता है। और क्योंकि इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी जाति होते हैं, इसमें से लगभग 2/3 भाग जो है किस संघ के आते हैं, अर्थोपोडा संघ के ही आते हैं, इसलिए इसको जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ भी कहा गया है। आगे बताएगा तिलचट्टा इसी के अंदर आ जाएगा। तिलचट्टा में कैसा कंकाल होता है, बाह्य कंकाल होता है। और इसका चैम्बर कितने, इसका हृदय कितने चैम्बर का होता है, 13 चैम्बर का होता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मकड़ी भी किस में आता है, ये भी अर्थोपोडा के ही अंतर्गत आता है। केचुआ एनिलिडा में आ जाएगा, कीड़ा मकोड़ा इसमें आ जाएगा, ठीक है, इसमें कीड़ा मकोड़ा कीट पतंग जो इसमें आ जाएगा। आगे बताएगा कि जोक, मच्छर और खटमल जो होते हैं, इसमें बर्रे जो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इसमें बर्रे नहीं पाए जाते हैं, बर्रे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दे ले, पता नहीं चलता है। अब बताएगा मोलस्का जो है शरीर जंतु जगत का सबसे बड़ा कैमा संघ है, ये दूसरा संघ है। पहला संघ कौन हो जाएगा, अर्थोपोडा, दूसरा कौन हो जाएगा, मोलस्का हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मोलस्का संघ के जो है शरीर कैसा होता है, कोमल होता है, कठिन होता है? इसका शरीर जो है वो कोमल होता है। और इसमें भी कवच जो है कैसा होता है, बाह्य होता है या अंतल होता है? इसमें भी बाह्य कवच होता है। और इसमें संवहन तंत्र खुला होता है या बंद होता है? इसमें संवहन तंत्र जो है वो खुला हुआ पाया जाता है। आगे बताया क्वेश्चन हो जाएगा कि मोलस्का संघ में नर और मादा एक ही जगह होते हैं, अलग अलग होते हैं? इसमें अलग अलग हो जाएंगे, जो कि इसका जीव जो होता है, मोलस्का संघ का जीव जो होता है, इसका जीव रुखरापन होता है, जो किसी भी फसल को या किसी भी भोजन को जो है वो घसने का काम जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे अगला क्वेश्चन बताइएगा कि समुद्री जीव जो होता है, समुद्री जीव, इसमें बाह्य कंकाल होता है या अंतः कंकाल होता है? इसमें भी बाह्य कंकाल ही होता है। और मछली देखें, मछली में जो है इसमें हड्डी पाया जाता है। मछली में कुछ में होता है और कुछ में नहीं हो जाता। तो मछली जो है इसमें बताइएगा कि सभी मछलियां जो होती हैं, इसके जबड़े जो होते हैं वो क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, कमजोर होते हैं? शक्तिशाली। मछली का सबसे अधिक शक्तिशाली भाग क्या होता है, जबड़ा ही होता है। उसी से वो क्या करता है, भोजन को पकड़ता है, भोजन को चबाता भी है, उसी के माध्यम से उसको भी लेता है। आगे बताएगा अगला क्वेश्चन है कि मछली में अंतः कंकाल स्थित होता है या बाह्य कंकाल स्थित होता है? मछली में अंतः कंकाल जो है वो स्थित, इसको हम लोग कांटा भी कह सकते हैं, जो खाने वक्त आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो रोहू एक प्रकार क्या है, मछली है,
और सी हॉर्स क्या है, एक प्रकार का समुद्री घोड़ा उसको कह सकते हैं, समुद्री मछली भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है जो कि हम अपने टेस्ट में पूछे भी थे कि कॉड जो है, एक कॉड एक प्रकार का क्या है, ये आपकी मछली है जो कि समुद्री मछली सी कहा जाता है। ये आर्थिक रूप से जो है महत्वपूर्ण समुद्री मछली है जो कि अटलांटिक सागर में पाई जाती है। और यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, लीवर ऑयल यानी यकृत के तेल के लिए कॉड मछली क्या है, प्रसिद्ध है। और किस महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर में वह जो है ये पाई जाती है। तो ये भी आपको जो साइंस था इसको भी ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है आपको भारत और विश्व में प्रथम जो ये दिया गया था इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होमवर्क के माध्यम से यूज हो रहा है। और अगर इतना लगातार बोलते बोलते हम लोग का मुंह दर्द हो जाता है, आप लोग को सुनते सुनते कुछ दर्द नहीं होता होगा, इसलिए आप लोग जो है अपना लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए। और आप लाइक करने के साथ साथ जो है कमेंट भी किया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है। और लाइव देखने के साथ साथ अपना जो कमेंट कीजिएगा उसका जो भी अगर इशू आता है उसमें कुछ पूछना भी इस रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाई गई है, ये नई दिल्ली में लगाई गई है। जलवायु घड़ी लगाई गई है, कहाँ लगाई गई है, नई दिल्ली में। और एक और घड़ी लगाई गई है, वैदिक घड़ी, वो कहाँ लगाई गई है, उज्जैन में वैदिक घड़ी जो है वो लगाई गई है। और जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। आगे बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन बन गया है, रिलायंस जियो जो है वो बन गया है। बताइएगा, हाइब्रिड पिच का तकनीक उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। बताइएगा, 4 दिन का वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश सिंगापुर। वहाँ 4 दिन में क्या हो जाएगा, छुट्टी, मतलब वहाँ सप्ताह में कितने दिन काम करना है, 4 दिन काम करना है। बताइएगा, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोच्चि केरल हो जाएगा। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी हो जाएगी। देश का पहला पशु शब्दागिरी उत्तर प्रदेश लखनऊ हो जाएगा। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना, ओम आकार का मंदिर राजस्थान, कौन सा जिला, पाली जिला हो जाएगा। देश का पहला पशु शब्दागिरी कहाँ हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। देश का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन हो जाएगा, पंजाब का नाम है नवाब संतपीरा गांव हो जाएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलोर मस्जिद कहाँ हो जाएगा, सऊदी अरब हो जाएगा। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल, नवाचार निर्माण केंद्र केरल हो जाएगा। यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस हो जाएगा। 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत असम के द्वारा किया गया था। भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत मथुरा कहाँ हुआ है, उत्तर प्रदेश। और सांची क्राफ्ट का जीआई टैग भी मथुरा को ही दिया गया है। देश का पहला AICT कौन बनेगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश बनेगा। देखा, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल। और ऑपरेशन पोस्ट लग जाएगा तो फातिमा वसीम हो जाएगी। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल हो जाएगा। तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन की स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब। स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य पंजाब हो जाएगा। बताएगा, डीजी यात्रा शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर हवाई अड्डा गोपीनाथ कहाँ पड़ता है, ये आपको कहाँ पड़ता है, असम के गुवाहाटी में पड़ता है। गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का पहला हाइड्रोजन सेल से स्टार्ट करने वाला बस ये हो जाएगा लेह लद्दाख हो जाएगा हाइड्रोजन सेल से। और LNG बस जाएगा तो महाराष्ट्र मुंबई हो जाएगा। बताइए, भारत का पहला ODF प्लस जिला वायनाड का केरल का वायनाड जिला। चलने का अधिकार भारत का पहला सौर शहर सांची कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश MP में पड़ता है। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। और आपको ये अब एक समान सिविल संहिता भी उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद बताएगा, विश्व का पहला जटायु प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताएगा, क्वेश्चन जाएगा कि जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य केरल हो जाएगा। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु हो जाएगा। आवारा कुत्ता को नसबंदी कराने वाला देश भूटान हो जाएगा। और समान नागरिक संहिता स्टार्ट करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड हो जाएगा। आगे लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला बैंक HDFC बैंक हो जाएगा। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाला पहला देश नाइजीरिया हो जाएगा। और ये बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है ये कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय पर्यटक गोपीनाथ थोटाकुड़ा, ये हो जाएंगे गोपी थोटाकुड़ा जी जाएंगे। कौन जाएंगे, गोपी थोटाकुड़ा, जो क्या किए थे, ये अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय पर्यटक बनी थी। तो ये जो भी होमवर्क में दिया गया उसको पूरा करा दिया गया है।
बाकी वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यह सेशन आपको कैसा लगता है और इसमें क्या क्या अपडेट करने की ज़रूरत है, या फिर इसमें जो अच्छा लग रहा है उस पार्ट को जो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाने का प्रयास जरूर किया कीजिएगा। और इसी के साथ जो 40 नंबर का टेस्ट जो ग्रुप में भेजा जाता है रात में, उसको ज़रूर आप लोग लगाया कि यह रात में इसलिए भेजा जाता है ताकि आप लोग जो उसको रात में शाम में आराम से उसको बना सकते हैं। और पहले आंसर नहीं भेजा जाता है, पहले क्वेश्चन भेजा जाता है ताकि आप लोग बनाइए उसको, और बाद में जो उसको आंसर सीरीज है वो भी भेजा जाता है। तो बाकी वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन के साथ, इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।